हेलो बच्चों, शिक्षक दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग चैप्टर को सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। और आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है, जहाँ टीचर्स डे है तो हमारी तरफ से ये एक एफर्ट आपके लिए। ऐसे आप मेहनत करते रहो, अपने एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एवरी सिंगल मिनट को आप यूटिलाइज़ करोगे तब जाके कहीं कंपटीशन आते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो सिलेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप कितना मेहनत करते हो, आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपने एफर्ट डाला कि नहीं डाला। एवरीथिंग सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ पे, आपकी सेटिस्फेक्शन आपके इफ़र्ट पे काम करती है। तो आप बढ़िया से अपना इफ़र्ट डालिए। उसके बाद जो दिक्कत आएगी कहीं पे, उसमें हम हैं या बहुत सारे, जहाँ से भी आपको हेल्प लेना हो वहाँ से आप हेल्प लो, अपने टॉपिक को क्लियर करो, क्वेश्चन बनाओ। तो हम इस सीक्वेंस में स्टार्ट करने वाले हैं आज जिस चैप्टर को, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मोडाइनामिक्स। और इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतने चैप्टर को पढ़ो, उतने टॉपिक को पढ़ो, उस पोर्शन को पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाने होंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनामिक्स। एक बात समझो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले आप याद करो कि आपने शुरू में 9th-10th में पढ़ा होगा एनर्जी का कंजर्वेशन, जहाँ पे ये एक बात थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से उठा के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी को। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो मैंने एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि थर्मोडायनामिक्स में वी स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अब यहाँ से दो टर्म आते हैं, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। आप यूँ समझो कि आप जिस जगह पे, जिस एरिया में या जिस कंटेनर में थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। और उसको छोड़ के जो बाकी यूनिवर्स का पार्ट बच गया दैट इज़ कॉल्ड एज सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक बोतल है, अब इसके अंदर मैं गैस भर दूं। अब इस गैस की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो ये जो बोतल है हमारे लिए सिस्टम का काम करेगा, क्योंकि हमारी थर्मोडायनामिक स्टडी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हो रही है। और इसके चारों तरफ जो एरिया है, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स, ये इसके लिए कैसा काम करेगा, सराउंडिंग का काम करेगा। और एक और बात, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक वॉल है, एक लेयर है जो दोनों को सेपरेट बनाती है। तो मैंने एक पॉइंट लिखा कि सिस्टम जो है वो एरिया जहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग है जो इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ बच गया दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है, किसके थ्रू, वॉल के थ्रू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बंधु पता है, 2023 के जेईई मेन में एक क्वेश्चन था जहाँ पे इसी वॉल के थ्रू एक क्वेश्चन बनाया था। कैसे बनाया था आइए उसको देखते हैं। अगर हम वॉल की बात करेंगे ना, तो ये जो वॉल है ये दो तरह का आपको देखने को मिलता है। एक वॉल हमारे पास होता है एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, और जो दूसरा वॉल है हमारे पास वो है डायाथर्मिक वॉल। वॉल वो है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। और वॉल कितनी कैटेगरी में आते हैं, दो, एक हमारे पास एडियाबेटिक वॉल और एक हमारे पास डायाथर्मिक वॉल। डिफरेंस समझो, एडियाबेटिक वॉल जो होता है वो अपने से एनर्जी के ट्रांसफर को, हीट के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे डोंट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट, डोंट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट। एडियाबेटिक वाल कभी भी अपने से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। लेकिन डायाथर्मिक जो है ये बहुत उदार दिल का है, ये अपने से हो गए हीट को जाने देता है, विच मीन्स आप कह सकते हो अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग थर्मोडायनामिक में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। उसके अलावा जो एरिया बच जाता है दैट इज सराउंडिंग। और दोनों के बीच में एक लेयर है, एक वॉल है, जिसको बोलते हैं हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में, एडियाबेटिक वॉल या फिर आप कह दो डायाथर्मिक वॉल। एडियाबेटिक एक ऐसा वॉल है जो अपने से हीट के ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करता है, बट डायाथर्मिक अगर वॉल है तो वहाँ से हीट के ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं और होंगे। क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो आपको काम का लगेगा आप उसको कवर आउट कर लेंगे बाद में। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जेईई 2023 मेन में ये क्वेश्चन था, जहाँ पे उसने कहा था कि हमारे पास मीथेन गैस है, ठीक है, CH4 है, और इसका अपन कंबशन कराते हैं दो अलग अलग कंटेनर में, ठीक है। कंबशन ऑफ CH4 विच मीन्स के मीथेन इन टू डिफरेंट कंटेनर, टू डिफरेंट कंटेनर या सिस्टम आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक के ये हमारे पास एक कंटेनर है और ये हमारे पास दूसरा कंटेनर, ठीक है। एक को हम लोग बोल देते हैं कि ये एडियाबेटिक सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम है, और इसको अपन बोल देते हैं कि ये डायाथर्मिक कंटेनर है। कैसा है, डायाथर्मिक कंटेनर है। इसको सिस्टम ए नाम देते हैं, सिस्टम ए।
इसको नाम देते हैं सिस्टम बी। क्वेश्चन ये था कि अगर हम कंबशन कराते हैं मीथेन का अलग अलग कंटेनर में, एक ऐसा कंटेनर जो कैसा है, एडियाबेटिक सिस्टम है, मतलब इसकी जो वॉल है वो कैसे नेचर की है, एडियाबेटिक नेचर की है, और एक ऐसा कंटेनर जिसका वॉल कैसा है, डायाथर्मिक है। दोनों में हमने कराया है मीथेन का कंबशन। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कराने से क्या होगा, कौन से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, कौन से सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा, या फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। आप इसको समझो। मान के चलो अगर हम कंबशन कराते हैं, क्लियर है, इसकी बात करते हैं, एनर्जी इवॉल्व इन कंबशन। क्या ये बात क्लियर है? कंबशन हो रहा है तो एनर्जी इवॉल्व होगी। हमारे पास वॉल कैसा है, एडियाबेटिक वॉल है, एंड द इवॉल्व हीट नॉट कम्स आउट फ्रॉम कंटेनर। चूंकि एडियाबेटिक सिस्टम है, ये अपने से हीट के ट्रांसफर को अलाउ ही नहीं करता है, तो जो एनर्जी बन रही है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो अंदर में स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल बात है, स्टोर होगी। अब ऐसा होने से क्या अंदर के टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। शुरू में इसका कुछ टेम्परेचर रहा होगा, फिर आपने कंबशन कराया, कंबशन कराने से बहुत सारी एनर्जी बनी, हीट बना। अब ये बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि हमारा जो वॉल है वो कैसा है, एडियाबेटिक है। तो ये क्या होगा कि अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, विच मीन्स के आफ्टर कंबशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। किसमें? अगर सिस्टम हमारा कैसा है, एडियाबेटिक सिस्टम है, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट देखो, डायाथर्मिक की बात करते हैं। इसमें आप चेक करो, यहाँ पर भी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हो एनर्जी फॉर्म आफ्टर कंबशन। बिल्कुल एनर्जी तो बनना ही बनना है, लेकिन फ़र्क पता है क्या है? यहाँ पे डायाथर्मिक वॉल है, जितनी नई हीट का फॉर्मेशन होगा सबकी सब कहाँ जाती रहेगी, बाहर जाती रहेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो हीट comes out from the container। हीट जो है वो कंटेनर से बाहर आती रहेगी। तो जितनी नई हीट बनेगी सब की सब कंटेनर से बाहर अगर चली गई है तो अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? शुरू में जितना टेम्परेचर था वो था, आपने कंबशन कराया, कंबशन कराने से जो हीट एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है वो सब की सब बाहर जा रही है, क्योंकि वाल हमारा कैसा है, डायाथर्मिक है। तो क्या इस कंटेनर का, इस सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो आप लिखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट आफ्टर कंबशन, टेम्परेचर कांस्टेंट आफ्टर कंबशन। तो आप यहाँ से समझे, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2023 का, जहाँ पे उसने दो अलग अलग कंटेनर सिस्टम दे रखा था, सिस्टम ए, सिस्टम बी, दोनों के अंदर मीथेन गैस का कंबशन कराया था उसने। और वो आपसे ये जानना चाहता था कि कंबशन के बाद कौन से कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, कौन से कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमने सबसे पहले उस सिस्टम को देखा जो एडियाबेटिक है। हमने बात करी कि देखो अगर आप कंबशन कराओगे तो एनर्जी तो निकलेगी, कंबशन है एनर्जी तो निकलेगी। अब चूंकि वॉल जो हमारा है वो एडियाबेटिक है ना, वो हीट को बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो जितनी हीट बनेगी वो सब की सब सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होगी। तो हीट अगर बढ़ती जाएगी तो क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो एडियाबेटिक सिस्टम में कंबशन के बाद टेम्परेचर राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन सेम बात अगर हम बात करें डायाथर्मिक कंटेनर की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था पहले से वो तो था, लेकिन कंबशन के बाद जितना एनर्जी या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सब का सब बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका जो वॉल है ये डायाथर्मिक नेचर का है, ये हीट के ट्रांसफर को अलाउ करता है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है जेईई में, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि अब तक नीट में क्वेश्चन नहीं आए हैं, जेईई में एक क्वेश्चन था। तो देयर इज चांसेस, बहुत बार ऐसा होता है कि जेईई के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नीट में मिलते हैं। तो नीट वालों के लिए जेईई में दोबारा पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ से हम समझते हैं सिस्टम। सिस्टम हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के हैं। एक सिस्टम है जो ओपन सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है जो क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम, और जो थर्ड वन है इसको अपन कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या बात है, याद रखनी है। आप ये समझो, अगर कोई सिस्टम ओपन है, जस्ट लाइक कि एक कप है जिसमें टी रखा है और ऊपर से ओपन है, तो इसमें आप हीट भी एक्सचेंज करा सकते हो और ऊपर से कुछ मास भी डाल सकते हो। तो ओपन सिस्टम में आप ट्रांसफ़र किसका करा सकते हो? हीट का भी ट्रांसफ़र करा सकते हो, मास का भी ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो लिखिएगा बोथ हीट एंड मास
कैन बी ट्रांसफर। अगर ओपन सिस्टम है तो हीट का भी ट्रांसफ़र होगा, मास का भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जैसे ही आपने सिस्टम को क्लोज कर दिया, अब मास के जाने के लिए स्पेस नहीं है लेकिन हीट जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओनली हीट ट्रांसफ़र, ओनली हीट ट्रांसफ़र। और आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम है जहां पे नाइदर मास नॉर हीट कैन बी ट्रांसफर। तीन हमारे पास सिस्टम है। एक सिस्टम है जिसको कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हो, मास भी ट्रांसफ़र करा सकते हो, क्योंकि ऊपर से ओपन है, ऊपर में कुछ कवर नहीं है, आप कुछ भी रख दो मास बढ़ता जाएगा, तो मास भी ट्रांसफ़र होएगा, हीट भी ट्रांसफ़र होएगा। ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम की बात करें तो हीट का ट्रांसफर तो होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है नाइदर मास नॉर हीट कैन बी ट्रांसफर। अब यहाँ से वाल क्लियर करो, देखो क्या यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हो रहा है, मतलब इसमें जो आपको वाल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डायाथर्मिक वाल, डायाथर्मिक वाल। क्या क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बोलोगे हो रहा है सर, मतलब यहाँ पे भी जो आपको वाल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डायाथर्मिक वाल। क्या यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, तो यहाँ पे कौन सा वाल मिलेगा, एडियाबेटिक वाल। कौन सा वाल मिलेगा, एडियाबेटिक वाल। इतनी बातें क्या क्लियर हैं। सिस्टम तीन तरह के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट भी ट्रांसफर करेंगे, मास भी ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ऊपर से ओपन है, और अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो जो वाल है वो डायाथर्मिक है, क्योंकि डायाथर्मिक ही हीट के ट्रांसफर को अलाउ करती है। दूसरा सिस्टम अगर बात करेंगे तो क्लोज्ड सिस्टम है, जहां पे मास का ट्रांसफर तो नहीं करा सकते लेकिन हीट का ट्रांसफर कराएंगे, और हीट का ट्रांसफर अगर करा रहे हैं तो भी वाल कैसा है, डायाथर्मिक नेचर का है। तीसरी बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मास नॉर हीट कैन बी ट्रांसफर, ना मास आप ले जा रहे हैं ना ही आप हीट ट्रांसफर करा रहे हैं। हीट का ट्रांसफर अगर नहीं करा रहे हैं तो वाल कैसा है, एडियाबेटिक वाल है। अब यहां से नोट करके एक बात आप याद रखेंगे, no system is perfectly isolated। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे थर्मल फ्लक्स आते हैं जो पानी वगैरह को, चाय को गर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। एक दिन दो दिन तक पानी गर्म रहता है, लेकिन धीरे 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 उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर से हीट बाहर निकल रही है। वो अलग बात है स्लो निकल रही है, बट निकल तो रही है। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम आप बना ही नहीं सकते कि कंप्लीटली हमेशा के लिए उसके अंदर हीट रिजर्व रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप एक बात याद रखें, यूनिवर्स को एक्सेप्ट किसको, यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है ना हमारा, इसको हम लोग मानते हैं परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मानते हैं, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा क्यों मानते हैं, आपको मन में आ रहा होगा कि देखो सर ऐसा है कि ब्रह्मांड से बाहर तो कुछ है नहीं, हीट कहीं भी जाए कहीं भी आए, रहना तो लास्ट में ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो एक ही ऐसा सिस्टम है जो परफेक्टली आइसोलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। इसको छोड़ के आप परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते हैं। तो क्या ये सिस्टम के बारे में ये बातें क्लियर होंगी। सिस्टम हमारे पास तीन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में मास और हीट दोनों, क्लोज सिस्टम में ओनली हीट, आइसोलेटेड में दोनों में से कुछ भी नहीं। यहाँ पे हीट हो रहा है सर, डायाथर्मिक। यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है सर, डायाथर्मिक। यहाँ पे क्या हीट का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, एडियाबेटिक वाल। क्लियर है कि नहीं है। कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है एक्सेप्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स को अपन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। क्या ये बातें क्लियर है। यहाँ तक एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करता है सिस्टम के स्टेट या कंडीशन को स्टडी करने में, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किससे बनेंगे आप वो याद रखो। हमारे पास जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो क्लियर हो गया ना। प्रॉपर्टीज वो है जो स्टेट या कंडीशन को समझने में हेल्प करे अपने को। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन इससे आते हैं तो याद रखिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। लाइक कि अगर आप इस सब अमाउंट को चेंज करते हो तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। विच मीन्स इफ
amount change, extensive property also change. Extensive property also changed. Extensive property, one second. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर आप क्या करोगे कि बदल दोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल याद, जैसे मान के चलिए मास, अब मास 500 ग्राम है तो मास 500 आएगा, अमाउंट बढ़ा दो मास 1000 हो जाएगा, अमाउंट बढ़ा दो मास 1500 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, फिर याद रखेंगे आप ऑल एनर्जी टर्म, ऑल एनर्जी टर्म, जितनी भी एनर्जी टर्म है सब की सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मास पे। अगर सब्सटेंस का अमाउंट कम है तो एनर्जी कम है, ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। और एनर्जी कहने का मतलब कि आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ईटीसी, जितनी भी एनर्जी टर्म है सब की सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एक और लास्ट है जिसको आप देखिए, जो याद रखिएगा, कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसको देख लीजिए आप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। क्लियर है ना? अगर आप अमाउंट को बदल देते हो तो ये प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। और इसमें कौन कौन आता है? मास, वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जितनी भी एनर्जी की टर्म है लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब की सब डिपेंड करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। सब्सटेंस को आप इंक्रीज कराओ या डिक्रीज कराओ, इन प्रॉपर्टी में आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है? एक होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहले समझो होता क्या है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर गैस भरी हुई है। क्लियर है? पूरे गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है। आप समझ रहे बात को? सिस्टम के अंदर जितनी भी गैस भरी हुई है पूरे के पूरे गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है, या आप यूं कह सकते हो कि पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है। इसके लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो लिखिएगा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। और ऑफ दिस सिस्टम कहने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, जितने अमाउंट गैस है, सबके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अगर अमाउंट कम है, कम गैस है तो कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, अगर गैस का अमाउंट आप बढ़ा दोगे तो ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ गैसेस, डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होएगी। क्या ये बात में कोई दिक्कत है? हीट कैपेसिटी एक सिस्टम के अंदर जितना भी गैस प्रेजेंट है पूरे गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है, बढ़ाना है, इसमें जितनी हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। और ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ गैस पे। गैस ज़्यादा है तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा, गैस कम है तो हीट कैपेसिटी कम। इसलिए एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर याद रखेंगे हम लोग वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल में वॉल्यूम रहेगा, एग्जाम्पल में मास रहेगा, ये तो रहेगा ही। साथ में आप याद रखें जितनी भी एनर्जी टर्म है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब के सब एनर्जी टर्म डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। अमाउंट के सब्सटेंस बदलने से एनर्जी के टर्म चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। और एक याद रखिएगा एडिशनल हीट कैपेसिटी, पूरे सिस्टम के अंदर जितनी गैसेज हैं सब के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। और ये भी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, दैट्स वाई दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एक है जो डिपेंड कर रहा है तो ये क्या होगा? डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल बात है। तो नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड में इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी which does not depend upon
which does not depend upon amount of substance। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास पानी है, पानी की डेंसिटी प्योर पानी की 1 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। अब उस पानी का गिलास में आप लो, गिलास में जितना अमाउंट आता है, या फिर बड़े कंटेनर में डाल दो, क्या डेंसिटी बदलेगी? नहीं बदलेगी। आप बोलोगे सर पानी जब गिलास में था तब भी उसकी डेंसिटी उतनी ही थी, पानी हमने 1000 लीटर के टैंक में भर दिया तब भी उसकी डेंसिटी उतनी ही है, तो क्या अमाउंट के चेंज होने से डेंसिटी में कोई चेंज देखने को मिला? आप बोलोगे सर नहीं मिला। तो वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट बदलने से भी नहीं बदलती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि कौन कौन प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव है। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे प्रेशर, डेंसिटी, इसके साथ ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ऑल कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं सब की सब कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन में कोई भी आ जाए, लाइक के मोलरिटी हो, मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, नॉर्मेलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, वेट बाय वेट परसेंटेज हो, ये सब के सब किस पे डिपेंड करने वाले हैं? ये सब के सब इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, चूंकि कंसंट्रेशन बताते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं सब के सब इंडिपेंडेंट होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, इसलिए प्रॉपर्टी किस में आएंगे? इंटेंसिव में आएंगे। प्लस साथ में आप याद रखेंगे क्या? ऑल टेम्परेचर टर्म, जितने भी टेम्परेचर टर्म है सब के सब किस में आएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। लाइक melting point, like boiling point, like freezing point। जितने भी टेम्परेचर के टर्म हैं सब के सबको अपन किसके अंदर रखने वाले हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर रखने वाले हैं। तो एक क्लासिफिकेशन यहाँ से एग्जांपल में कंफ्यूजन आता है, एग्जांपल को आप समझिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। अमाउंट का चेंज कीजिएगा सब्सटेंस का तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, जिसमें मास है, वॉल्यूम है। उसके बाद जितनी भी एनर्जी टर्म है सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी, एंट्रोपी बदलेगा, इंथैल्पी बदलेगा। तो एनर्जी के टर्म अमाउंट बदलने से बदल जाते हैं। और एक कौन था? हीट कैपेसिटी था, कि पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अगर ज़्यादा गैस है तो ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कम गैस है तो कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर हम चले थे किस पे? इंटेंसिव पे। हमने बात की ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड नहीं करती है? अमाउंट पे। और इसमें कौन है? प्रेशर है, नहीं डिपेंड करती है। डेंसिटी है, आपको बोला कि पानी कहीं पर भी रख दो, ग्लास में रख दो, बोतल में रख दो, कंटेनर में रख दो, डेंसिटी उसकी वही रहेगी जो रहनी है। प्लस जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है लाइक मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट परसेंटेज, जो भी आपको कंसंट्रेशन टर्म दिखता है सब किसके अंदर आएगा? इंटेंसिव के अंदर आएगा। उसके साथ में जितने भी टेम्परेचर टर्म है, मेल्टिंग पॉइंट है, पानी कहीं भी है, पानी को आप ग्लास में डाल के बॉयल करो तब भी 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होगा। पानी को बड़े से कंटेनर में डाल के बॉयल करो तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा। पानी को छोटे से डब्बी में डाल के फ्रीज करो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होगा। पानी को बड़े कंटेनर में फ्रीज करो तब भी वो फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। तो जितने टेम्परेचर टर्म है सब के सब अमाउंट से इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से एक चीज़ जो आती है जिसको आप ध्यान दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लोग इसको आगे चलते हैं। देखो हमने बात किया था इससे पहले हीट कैपेसिटी, अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग टर्म लाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक कौन सा लाते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक हमारे पास कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, जब हमें पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से तब तो ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन मान के चलो मैं बोलूँ कि सिस्टम में कितनी गैस है हमें उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ 1 ग्राम की बात करेंगे। जैसे ही मैंने बोला सिर्फ 1 ग्राम की बात करेंगे, क्या हमने अमाउंट को फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया? जिसके बारे में हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू, उसका तो अमाउंट हमने फिक्स कर दिया। अब आप गैस 100 ग्राम लो, गैस 200 ग्राम लो, 500 ग्राम लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ कितना का काम है? 1 ग्राम का काम है। इसको हम लोग रखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। ऐसे ही सोचो मोलर हीट कैपेसिटी में मैं आपको बोलूं कि देखो गैस जितना भी है सिर्फ 1 मोल की बात करो, 1 मोल के टेम्परेचर को बढ़ा के दिखाओ 1 डिग्री सेल्सियस से, तो आप बोलोगे सर आप कितना भी ले लो 1 मोल तो 1 मोल ही होता है। तो दोनों का डेफिनेशन पहले लिख लो। हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 gram gas by 1 degree C। क्लियर है? यहाँ पे आप क्या रखेंगे? हीट रिक्वायर्ड टू raised the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना होता है 1 डिग्री सेल्सियस से। मोलर हीट कैपेसिटी में सिर्फ 1 मोल गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना है। इस दोनों में अगर आप नोटिस करोगे तो हमने जब फिक्स कर दिया है अमाउंट के 1 ग्राम और 1 मोल, तो फिर फाइनल अमाउंट कितना भी होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी होगा हम सिर्फ उसमें से कितना लेंगे? 1 ग्राम लेंगे, हम उसमें से कितना लेंगे? 1 मोल लेंगे। दैट्स वाई ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं ये किस में आती हैं? इंटेंसिव में आती हैं। तो नोट करके ये बात याद रखेंगे, specific heat capacity and molar heat capacity, ये दोनों जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। दोनों कैसी प्रॉपर्टी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, विच मीन्स ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ हीट कैपेसिटी हो तो एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो इंटेंसिव हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी है इंटेंसिव हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट याद आ रहा है जिसको आप मेंशन कर लो, इसको आप लिख लेना, ठीक है? एक अच्छा पॉइंट है जिसको मेंशन कर लो, लिख लो आप ऐसा, टू एक्सटेंसिव property divide to form intensive property। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड होके बनाते क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे आप सोचो, क्या आपने ये पढ़ रखा है डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, पढ़ रखा है कि नहीं? आप सोचो डेंसिटी कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी के लिए कैसा रखोगे? इंटेंसिव। किसके बराबर होगा? मास के लिए क्या लेके चले थे? ये एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम के लिए क्या लेके चले थे? ये भी एक्सटेंसिव है। क्लियर है कि नहीं है? तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड होके क्या बनाते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये भी हम लोग याद रखेंगे। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड होगा तो फॉर्मेशन किसका करेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का करेगा। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। एक और पॉइंट है जो इस पे चलता है, उसको अपन कवर करते हैं। लिखिएगा, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिव इन नेचर है, एडिटिव इन नेचर है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ये नेचर में नॉन एडिटिव होता है, नॉन एडिटिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है आप समझो। मान के चलो कि मेरे पास एक कंटेनर 1 है, क्लियर है? इसके अंदर मैंने लिया है 10 ग्राम गैस, हाँ 10 ग्राम ले सकते हैं गैस, और साथ में ml में ले लेते हैं 10 ml गैस। वॉल्यूम इसका कितना है? 10 ml है। इसको हमने सिस्टम A था, इसमें हमने मर्ज कर दिया सिस्टम B को। यहाँ पर भी 10 ग्राम गैस, मास 10 ग्राम है, और वॉल्यूम को कितना ले लो? 10 ml गैस। दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बना, ठीक? इसका नाम रख दिया C। अब अगर 10 ग्राम आपस में मिला है तो कितना ग्राम हो चुका होगा? 20 ग्राम गैस हो चुका होगा। 10 ml और 10 ml आपस में मिला है तो कितना ml हो चुका होगा? 20 ml हो चुका होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपने देखा यहाँ पे मास कितना था? 10 ग्राम। यहाँ पे मास कितना था? 10 ग्राम। लेकिन यहाँ मास कितना हो गया? 20 ग्राम। और मास कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव कैसे होते हैं? एडिटिव होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 10 और 10 मिलकर कितने बना दिए? 20 बना दिए। यहाँ पे वॉल्यूम आप चेक कर लो, वॉल्यूम कितना था? 10 ml। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था? 10 ml। यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया? 20 ml, विच मीन्स वॉल्यूम भी कैसा है? एक्सटेंसिव है, और ये नेचर में कैसा रहेगा? एडिटिव रहेगा। तो 10 और 10 ml मिलकर कितने बना दिए? 20। अब यहाँ डेंसिटी आप निकालो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है? 10/10, 10/10 कट के कितना आएगा? 1। यहाँ पे आप डेंसिटी निकालो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम 10/10 कितना देगा? 1 देगा। यहाँ पे डेंसिटी आप निकाल के देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम 20/20 कट के कितना देगा? 1। क्या आपको डेंसिटी ऐड होता दिख रहा है?
अगर ऐसा होता तो 1 + 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। डेंसिटी अगर एडिटिव नेचर का होता तो 1 + 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन डेंसिटी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये नेचर में कैसा होता है, नॉन एडिटिव होता है, तो ये आपस में कभी भी ऐड नहीं होगा। तो ये से भी क्वेश्चन कभी कभी आपको लैंग्वेज में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इससे नीट में तो क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं। जेईई में एक क्वेश्चन आया है, देयर इज चांस कि वो क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्टेट ऑफ फंक्शन यानी कि पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखेंगे, और फिर थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ की स्टडी करेंगे। तो ज़रूर इसमें आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और फिर जब नेक्स्ट रिलीज़ करेंगे तो उसमें आप ज़रूर आके आप देखिए, एक सीक्वेंस में कंप्लीट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि थर्मोडायनामिक्स आपका स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ। एक लेक्चर से तो पता चलने वाला है नहीं, जब तक आप सीक्वेंस में कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।